अभी अभी खबर यह आई है कि गजा के अंदर एक एम्बुश हुआ है जिसमें इजराइल के काफी सारे सैनिक मारे गए हैं। उधर ईरान और अमेरिका के बीच में दोबारा बातचीत ओमान में होने वाली है। सीज फायर का जो सारा मामला गजा में चल रहा था उसमें एक बड़ा मोड़ आया है जिसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और हूथीज से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सऊदी अरबिया क्या हूथीज के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है, ये सारी चीजें डिटेल में लेकर आऊंगा। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। यह खबर छपी है इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट में। इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं उनकी मीटिंग थी प्रधानमंत्री और बाकी सारे लोगों के साथ। उस मीटिंग में जो उन्होंने अंग्रेजी में कहा है, मैं पहले अंग्रेजी में बता देता हूं जो छपा हुआ है वहां पे, और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। वो कहते हैं कि कॉन्करिंग गाजा इज अ फैंटेसी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। यानी गाजा को जीत पाना एक ख्वाब है, एक सपना है, एक फैंटेसी है, क्योंकि हमारे पास गाजा में लड़ने के लिए लोग ही नहीं है। आपको जो खबरें आती हैं उन खबरों में लगातार यह बताया जाता है इतने लोग मारे गए, और यह बिल्कुल सच है। अभी कल की बात है कि एक दिन में 430 से ज्यादा फलस्तीनियों को मार दिया गया। यह बिल्कुल सच है। यह सच है कि अस्पतालों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह कहानी भी सच है कि ये बाप अपने 7 बेटों के साथ मार दिया गया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा परिवार एक रात में खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो इजराइल के आर्मी के चीफ हैं वो ये कह रहे हैं गजा को कांकर नहीं किया जा सकता, जीता नहीं जा सकता। कारण बहुत क्लियर है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इजराइल के ढेरों सारे रिजर्विस्ट जिनके भरोसे वो रहता है, जो लड़ाई के समय जंग में शामिल होते हैं, वो इस जंग में शामिल होने से न केवल इंकार कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी होस्टेज डील करो, जल्दी से जल्दी लोगों को छुड़ा कर लाओ। ये जंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार चिट्ठियां आ रही हैं, कई सारी खबरें मैं आपको दे चुका हूं। नेवी के लोग हों, एयरफोर्स के लोग हों, इंटेलिजेंस के लोग हों, ये सारे लोग जंग लड़ने से मना कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू जानता है कि जिस दिन जंग खत्म हुई उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और वो जानता है कि अमेरिका हमारे साथ है, अरब मुल्क हमारे साथ हैं, भले सामने से ना कहें तो जो चीजें वो हासिल नहीं कर पाता है जंग में, उसका आर्मी चीफ कह रहा है कि गजा को जीता नहीं जा सकता, हमास को हराया नहीं जा सकता। वो चीज टेबल पर हासिल करना चाहता है बातचीत के। इसीलिए इजिप्ट के थ्रू जो प्रपोजल भेजा गया, जिसके बारे में लगातार ये खबरें आ रही थी, 45 दिन तक लड़ाई बंद रहेगी, शुरू में इतने आदमी को भेजेगा, 45वें दिन इतने आदमी को, बचे हुए लोगों को भेज देगा, वगैरह वगैरह सारी खबरें आ रही थी। वो सारी खबरें सच थी, लेकिन इजराइल ने उसमें एक और प्रपोजल जोड़ दिया, और वो ये जोड़ा कि इन 45 दिनों में हमास अपने हथियार रख देगा। यानी हमास खुद को डिसआर्म कर लेगा, यानी हमास अपनी आर्मी को खत्म कर देगा। उनके पास कोई हथियार नहीं होंगे, वो सारे हथियार जमा करा देगा। बहुत अच्छी बात है, हमास अपने सारे हथियार जमा करा दे, होस्टेज वापस कर दे, और उसके अगले दिन 45 दिन का ये तमाशा चलेगा, और 46वें दिन इजराइल अपनी पूरी की पूरी आर्मी, जो बची खुची आर्मी है, वो गजा में भेज दे। इसकी गारंटी कौन लेगा? कौन लेगा ये गारंटी कि वो नहीं भेजेगा? जाहिर है कि हमास ने कहा है ये रेड लाइन है, हम एक अलग मुल्क है, फलस्तीन एक अलग मुल्क है, और उस मुल्क को हथियार रखने का अधिकार है। ये गजा से हमास का बयान है। इसके पहले भी हमास का बयान आया था। हमास ने यह कहा था कि हम तो सारे लोगों को एक साथ छोड़ने को तैयार हैं, जितने हमारे पास होस्टेज हैं हम सबको एक साथ छोड़ने को तैयार हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि इजराइल अपनी आर्मी को वहां से हटा ले और जंग को पूरी तरह से खत्म कर दे। इससे अच्छा क्या हो सकता था? सारे आपके होस्टेज आपको एक बार में वापस मिल जाते, और आपको करना इतना ही था कि गजा के अंदर जंग खत्म कर देनी थी। आपकी आर्मी भी कह रही है गजा के अंदर जंग खत्म कर दीजिए। लोग रोज आ रहे हैं सड़कों पर, रोज जुलूस निकल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि जंग को पूरी तरह से बंद करो। दुनिया कह रही है जंग को बंद करो। तो बड़ा आसान काम था, आपके होस्टेज भी मिल जाते और जंग भी खत्म हो जाती। गजा में जो फिर से गजा के निर्माण का जो पूरा मामला है, रिकंस्ट्रक्शन का मामला है, वो शुरू होता। जो इमदाद दुनिया भर से आई है, आपने तो एक पैसा अपने पॉकेट से दिया नहीं है, दुनिया भर से जो इमदाद आई है वो गजा के लोगों तक पहुंचने देते, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती। ना आपके ऊपर हूथी के बम गिरते, ना रेड सी से
आपके जहाज नहीं आ पाते, ना मिडिल ईस्ट में जंग की कोई संभावना रह जाती, सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती। ईरान से अमेरिका की बातचीत चल ही रही है, उस पर भी डिटेल्स है मेरे पास, कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले यही मामला है। लेकिन इजराइल क्या चाहता है कि जंग में तो वो हरा नहीं सकता, उसको पता है। अभी वहां की ही खबर है कि हमास के अंदर 40,000 लोग हो गए हैं, नए लोग भर्ती हुए हैं, 40,000 की ताकत आ गई है और 75% जो टनल है हमास की वो सेफ हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबरें इजराइल के अखबार में ही आई थी और इजराइल के जनरल जो इजराइल की आर्मी के चीफ हैं उनके हवाले से यह खबर आती है, यह बयान आता है कि गजा को जीत पाना एक फैंटेसी है, ख्वाब है, क्योंकि हमारे पास लोग ही नहीं है लड़ने को। ये सारी खबरें इजराइल के अखबार से आ रही हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रही हैं। जाहिर है नेतन्याहू जानते हैं इन सारी चीजों को, लेकिन इसके बावजूद वो जंग खत्म करने को तैयार नहीं है। ऐसी शर्त रखते हैं जो हर कोई जानता है कि हमास नहीं मानेगा। हमास किसी भी हाल में ऐसे तो अपना हथियार नहीं रखेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। एक तरफ आप कह रहे हैं रिविएरा बनाएंगे, गजा के सारे लोगों को कहीं और फेंक देंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हथियार छोड़ दो। अभी हथियार है तब तो आप इतना जुल्म कर रहे हैं, हथियार नहीं होगा तब आप कितना जुल्म लेंगे। या तो अमेरिका आगे आए और ये गारंटी ले ले कि एक बार ये सीज फायर हो जाएगा, उसके बाद गजा को रिकंस्ट्रक्ट कराया जाएगा। इजिप्ट का जो प्लान है रिकंस्ट्रक्शन का, गजा को रिकंस्ट्रक्ट कराया जाएगा और हम ये गारंटी लेते हैं कि इस बीच में इजराइल कोई हमला नहीं करेगा, आगे भी इजराइल कोई हमला नहीं करेगा। या तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये जो कंट्रीज हैं, जर्मनी जिन्होंने हथियार दिए हैं इजराइल को, जो इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं, या तो वो ये गारंटी ले लें, तब तो ये हो सकता है कि हमास हथियार रख दे। लेकिन गारंटी कोई नहीं। हम सब जानते हैं कि जब सीज फायर होता है तो दूसरा पक्ष सीज कर जाता है, रुक जाता है और इजराइल अपनी फायरिंग जारी रखता है। बहुत प्रेशर था तो इन्होंने सीज फायर किया, फिर कुछ लोग जब छूट गए तो सीज फायर तोड़ दिया, जो ही वो सेकंड स्टेज में जाने वाला था तोड़ दिया। और अब कह रहे हैं कि हमास जब अपना हथियार रख देगा, डिसआर्म कर देगा, उसके बाद हम सीज फायर पर यस करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जंग रोकने को लेकर इजराइल बिल्कुल सीरियस नहीं है और अगर अमेरिका भी उसके साथ इस खेल में है तो सीधी सी बात है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई जंग रुके। सारी शांति की, पीस की, अमन की जितनी बातें थी वो सिर्फ बातें थी, बातों से आगे कुछ भी नहीं है। जिनको लगता है कि यह सिर्फ धर्म का मामला है, मजहब का मामला है, उनके लिए भी एक खबर है। क्रिश्चियंस का एक इंपॉर्टेंट त्यौहार था पाम संडे और परंपरा यह रही है कि गजा के अंदर रहने वाले, बाकी जगहों पर रहने वाले जो क्रिश्चियंस थे वो जेरूसलम में इकट्ठा होते थे पाम संडे को। इस बार हजारों क्रिश्चियंस आना चाहते थे वहां पर, लेकिन इजराइल ने किसी को आने नहीं दिया। मुसलमान छोड़ दीजिए, ईसाइयों को भी नहीं आने दिया। आप जानते ही हैं कि ईसाइयों के गिरजे भी इस लड़ाई में गिराए गए हैं। पिछली बार जब बड़े दिन का त्यौहार था तो वहां के ईसाइयों ने बड़ी खामोशी के साथ मनाया। वहां ऐसी कृतियां लगाई गई, ऐसी चीजें लगाई गई जिसमें यीशु जो थे उनकी जगह पर गजा के वो बच्चे थे जिन्हें इस जंग में मारा गया है। तो ईसाई भी वहां सेफ नहीं है, मुसलमान भी वहां सेफ नहीं है। आप कहेंगे ईरान बड़ा कट्टरवादी है, मुस्लिम देश है, तो इजराइल क्या है जो ईसाइयों को जेरूसलम में आकर अपना त्यौहार मनाने से भी रोकता है, जो मसाजिद गिरा देता है, जो गिरजे गिरा देता है? क्या वो कट्टरपंथी नहीं है? क्या वो एक धर्म के लिए कट्टरपंथी नहीं है? और आप उसके सपोर्ट में एंटी सेमिटिज्म का एक पूरा तमाशा चलाते हैं, अपने कॉलेजेस से बच्चों को निकालते हैं, गिरफ्तार करते हैं। कोई इजराइल के खिलाफ बोल दे तो आप उसको अमेरिका के अंदर नहीं घुसने देंगे। ये सारा तमाशा करते हैं। ये कट्टरपंथ अगर नहीं है तो क्या है? ऐसे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक शानदार स्टेप लिया है। उसने कहा है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके आर्डर को हम नहीं मानेंगे। यूनिवर्सिटी अपने तरीके से चलती है, डेमोक्रेटिक स्पेस होती है, यहां सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ऐसे में क्या किया गया? हार्वर्ड को जो फंडिंग मिलती थी वो फंडिंग रोक दिया गया। हार्वर्ड ने जब ये बयान दिया होगा, उनको पता होगा कि फंडिंग रोक दी जाएगी, अल्टरनेटिव्स के व्यवस्था में लगे होंगे, लेकिन कम से कम एक यूनिवर्सिटी ने खड़े होकर ट्रंप से ये तो कहा कि ये यूनिवर्सिटी है, यहां तुम्हारे नियम कायदे नहीं चलते हैं। यूनिवर्सिटीज की अपनी एक परंपरा होती है और यूनिवर्सिटीज अपने तरीके से चलती हैं। वहां हर तरह के स्टूडेंट पढ़ते हैं और हर तरह के विचारों के लिए जगह होती है। यह भी अपने आप में बड़ी बात है जब सारी यूनिवर्सिटी झुके जा रही हैं, जब अमेरिका की लॉ फर्म पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी हैं, ट्रंप के साथ खड़ी हैं। ऐसे में अगर हार्वर्ड खड़ा हुआ है तो यह एक बड़ी बात है और इसके लिए हमको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वान्या अग्रवाल का किस्सा मैंने आपको बताया था। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें उस लड़की ने खड़े होकर, उसने और एक मोरक्को की लड़की ने खड़े होकर सीधे विरोध किया कि आप लोग उस जेनोसाइड में शामिल हैं। जाहिर है दोनों को नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन
ताकत इतनी है कि कम से कम खड़े होकर जालिम की आंख में आंख डालकर बोल सकें ये बच्चियां, इसके लिए इनको बधाई मिलनी चाहिए, इनको शुक्रिया मिलना चाहिए, इनको सलाम मिलना चाहिए। दुनिया में लोग आवाज तो उठा रहे हैं इतना दबने के बाद। बांग्लादेश ने भी एक स्टेप उठाया है। 2021 तक जो उसका पासपोर्ट होता था उस पर लिखा होता था कि वैलिड फॉर एवरीवेयर बट नॉट फॉर इजराइल एक्सेप्ट इजराइल, यानी इजराइल को वो मान्यता नहीं देता था। बांग्लादेश के लोग इजराइल नहीं जा सकते थे, इजराइल के लोग बांग्लादेश नहीं आ सकते थे। ये बैन तो लगा हुआ था लेकिन ये लफ्ज जो थे वो हटा लिए गए। ये जो लाइन थी वो पासपोर्ट के ऊपर से हटा ली गई थी। अब बांग्लादेश ने फिर से ये लाइन अपने पासपोर्ट पर लिख दी है कि वैलिड फॉर एवरीवेयर एक्सेप्ट इजराइल। जाहिर है कि उसने इस बात को और पुख्तगी के साथ कहा है कि वहां के लोग इजराइल नहीं जा सकते, इजराइल के साथ वो कोई रिश्ता नहीं रखेगा। छोटा सा देश है बांग्लादेश, बहुत कुछ कर नहीं सकता इजराइल का, लेकिन फिर भी ये जो जेस्चर है ये बताता है कि वो फलस्तीन के साथ खड़े होने की हिम्मत कर रहा है। उधर एक और खबर आई है कि सऊदी अरब और अमेरिका ने आपस में न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एक समझौता किया है। दरअसल इस समझौते की बात बहुत दिनों से चल रही थी और अमेरिका ने यह शर्त रखी हुई थी कि पहले आप इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल कीजिए, उसके बाद हम इस कोऑपरेशन पर साइन करेंगे। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल नहीं किए हैं, जैसे पहले थे वैसे ही अब भी है, मान्यता नहीं है। और इसके बावजूद अमेरिका ने उसके साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन साइन कर लिया। इसके पीछे क्या है ये देखना होगा। या तो जबानी तौर पे सऊदी अरबिया ने कहा होगा कि ठीक है हमारे यहां जनता का प्रेशर बहुत है इसलिए हम नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जब ये प्रेशर खत्म होगा तब हम नॉर्मलाइज कर लेंगे। और या फिर कोई और बात होगी, देखा जाए इसमें आगे क्या है। इस बीच में एक और खबर आई और वो भी बड़ी मजेदार है। जुलानी साहब पहुंचे हुए थे सऊदी अरबिया और सऊदी अरबिया ने कहा है कि सीरिया के ऊपर जितना कर्ज है वो हम उतारेंगे। फलस्तीनियों की मदद के लिए अभी सोच रहे हैं सारे लोग, लेकिन सीरिया की मदद करेंगे क्योंकि सीरिया पूरी तरह से इजराइल, अमेरिका और टर्की के कब्जे में है। ये खेल क्या है बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत होशियार हैं और बहुत कायदे से समझते हैं। इस खेल को थोड़ा और समझना हो तो अरबिया की, अल अरबिया की एक हेडिंग आपको देखनी होगी। इस हेडिंग को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इजराइल तो बिल्कुल सीज फायर के लिए तैयार है, हमास मना कर रहा है सीज फायर करने से। इसमें लिखा गया है कि 45 दिन के सीज फायर के लिए इजराइल ने प्रपोजल दिया है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा गया है। यह नीचे जाकर खबर में लिखा गया है कि इसके लिए शर्त यह रखी गई है कि हमास अपने हथियार पूरी तरह से छोड़ दे। आप सोच सकते हैं कि इस तरह से खबर को पेश करने का क्या मतलब है। जो हेडिंग पढ़ेगा उसको लगेगा सारी गलती हमास की है, इजराइल तो बेचारा समझौता करने के लिए तैयार है। ऐसे ही एक खेल चल रहा है हूथी के साथ। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, किसी मिडिल ईस्ट के अखबार में ऐसी खबर नहीं है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है तो जाहिर तौर से अमेरिकन एजेंसी के थ्रू छापा है। उसमें क्या है कि हूथी के जो मुखालिफ हैं, जिनको सऊदी अरबिया और इंग्लैंड और अमेरिका वगैरह सपोर्ट करते हैं, वो जो सरकार यमन की है वो ग्राउंड ऑफेंसिव करने वाली है हूथी के खिलाफ। यानी इधर से अमेरिका बम गिराएगा और उधर से उसकी आर्मी आएगी जमीन पर लड़ने के लिए हूथीस के खिलाफ कि कैसे भी यमन से हूथी को खत्म कर दिया जाए। क्यों नहीं करेंगे ये सब? जब अमेरिका और सऊदी के पैसों पर पलना है तो उन्हीं की बात सुनेंगे। और हूथी ने तो साफ कह दिया है कि आप एटॉमिक बम गिरा लीजिए तो भी हम फलस्तीन का साथ नहीं छोड़ेंगे, रेड सी से, लाल सागर से एक भी आपकी जहाज गुजरने नहीं देंगे। तो यमन में आगे क्या होने वाला है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। अब चलते हैं ईरान। ट्रंप वही कभी धमकी कभी प्यार की भाषा बोल रहा है। उसने फिर से एक बार धमकी दी है कि अगर न्यूक्लियर डील नहीं करता है ईरान तो उसको बहुत ज्यादा इसके मुश्किल परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे वगैरह वगैरह। साथ में यह भी खबर आई है कि बातचीत का जो अगला राउंड है वो ओमान में ही होगा और ईरान ने कहा है कि यह भी इनडायरेक्ट बातचीत होगी, डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी। इन सबके बीच विटकॉफ का एक बयान है जो अमेरिका की तरफ से बातचीत कर रहा है। उसका यह कहना है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो होती है उसको ईरान कम करे। यूरेनियम एनरिचमेंट का जितना हाईएस्ट लेवल मिलता है उससे एटॉमिक हथियार बनाना मुमकिन होता है। ट्रंप पहले ही कह चुका है कि ईरान को जो अपना एटॉमिक हथियार बनाने का सपना है वो तोड़ना पड़ेगा। तो विटकॉफ उसको ही अलग लफ्जों में कह रहे हैं कि यूरेनियम का एनरिचमेंट खत्म कर दे। उधर IRGC जो ईरान की आर्मी है उसका कहना है कि
हम कोई भी ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिससे हमारी आर्मी की कैपेबिलिटीज कम हो। तो दोनों तरफ से बयान जा रहे हैं। एक बात बहुत साफ है कि ईरान इस पूरी बातचीत में कहीं से भी गजा को नहीं ला रहा है। उसने ये शर्त नहीं रखी है कि गजा में जंग बंद करवाइए। अगर रखी होगी तो कम से कम यह बात बाहर नहीं आई है, लेकिन जितनी बात बाहर आई है उससे तो यही लग रहा है कि गजा पर कहीं कोई बातचीत नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि सारी बातचीत एटॉमिक डील पर ही सेंटर्ड है। इसके क्या मानी है ये आगे चलकर समझ में आएंगे। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अब ट्रंप साहब जब ईरान से कह रहे हैं कि एटॉमिक पावर बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो, तो बड़ा आसान था। वो इजराइल से भी कहते कि अपना एटॉमिक पावर खत्म कर दो, अपने एटॉमिक हथियार खत्म कर दो। इजराइल के पास अगर एटॉमिक हथियार नहीं होता तो ईरान को एटॉमिक हथियार बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सऊदी अरब के साथ आप न्यूक्लियर कोऑपरेशन कर रहे हो, इजराइल के पास एटॉमिक हथियार हैं, उसके बावजूद लगातार इजराइल को आप हथियार और पैसे दे रहे हो और ईरान से कह रहे हो अपना एटॉमिक प्रोग्राम बंद कर दे। ये किस तरह का पूरा खेल है वो कोई भी समझ सकता है। ईरान के पास अगर एटॉमिक पावर नहीं होगा, आज या कल ईरान एटॉमिक पावर नहीं बनाता है, तो उसको भी वही सब झेलना पड़ेगा जो सीरिया को झेलना पड़ा, जो झेलना पड़ा लीबिया को, जो झेलना पड़ा इराक को। वही हाल कल ईरान का होगा। आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा। लेकिन अगर उनके पास एटॉमिक पावर नहीं होगी तो इजराइल आज नहीं कल उसको खत्म करने की पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। जाहिर है ईरान के हुक्मरान भी इस बात को समझते होंगे और इसको नजर में रखकर जो फैसला करना होगा करेंगे। मुल्क उनका है, फैसला उनको करना है। लोग तो बस इतिहास की नजीर याद दिला सकते हैं कि यही शर्त मान ली थी लीबिया में। गद्दाफी ने अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया था और उसके बाद लीबिया को और गद्दाफी को पूरी तरह से खत्म, तबाह बर्बाद कर दिया गया। ईरान जानता है ये कहानियां, ईरान को ये पता है। उसके बाद वो कैसे समझौते करता है, क्या समझौते करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी नजर जो है वो गजा पर ही बनी रहनी चाहिए। सबसे ज्यादा तबाही कोई झेल रहा है तो गजा झेल रहा है। और ये नया प्रपोजल देकर, इसमें डिसआर्मामेंट की बात करके बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत क्लियर कह दिया है कि जंग रोकने का उसका कोई प्लान नहीं है। जाहिर है जंग चलेगी तो दोनों का नुकसान होगा। देखते हैं इजिप्ट या बाकी कंट्रीज इजराइल के ऊपर यह शर्त हटाने की कोई दबाव बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। अगर नहीं बना पाएंगी तो यही मान के चलिए कि फिलहाल जंग रुकने का कोई आसार नहीं है। जब होगा, जैसे होगा, जो होगा, मैं आपको रिपोर्ट करता रहूंगा, खबरें बताता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, दोस्तों तक पहुंचाइए, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। जुड़िए हमारे साथ। एक बार पिन कमेंट खोल के देखिए। अगर लगे आपको कि हमारी ताकत बनना ज़रूरी है तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। और अगर ये सब नामुमकिन हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।